जब कोई रेगिस्तान कहता है तो दिमाग में क्या आता है? मीलों तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप और शायद एक अकेला ऊंट। हाँ। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी नामुमकिन सी लगती है। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये तस्वीर अधूरी भी है और थोड़ी कह सकते हैं गलत भी। हमारे आज के स्रोत बताते हैं कि रेगिस्तान सिर्फ बंजर जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और जिंदादिल इकोसिस्टम है, जहां जिंदगी ने सबसे मुश्किल हालात में भी फलने फूलने के रास्ते निकाल लिए हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि जिंदगी उन जगहों पर कैसे पनपती है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए। हम जानेंगे कि रेगिस्तान बनते कैसे हैं, यहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों ने जिंदा रहने के लिए क्या कमाल के जुगाड़ निकाले हैं। और हाँ, भारत के गर्म थार और ठंडे लद्दाख के रेगिस्तानों में क्या जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में हम मरुस्थलीकरण की उस बढ़ती चुनौती पर भी बात करेंगे जो धीरे धीरे हरी भरी जमीन को रेगिस्तान में बदल रही है। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रेगिस्तान की परिभाषा क्या है? मैं हमेशा सोचती थी कि जहाँ बहुत ज्यादा रेत और गर्मी हो वो रेगिस्तान है। ये एक आम धारणा है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा थोड़ी अलग है। रेगिस्तान की पहचान देखिए, गर्मी से नहीं बल्कि नमी की कमी से होती है। कोई भी इलाका जहां साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उसे रेगिस्तान माना जाता है। अच्छा, सिर्फ 25 सेंटीमीटर? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी किसी गर्म जगह पर इससे ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी वो रेगिस्तान बन सकता है। वो कैसे? अगर वो सारी बारिश एक दो तूफानों में ही हो जाए और बाकी पूरा साल सूखा निकल जाए। मतलब पानी का वितरण भी मायने रखता है। अच्छा, तो असली खेल बारिश का है, तापमान का नहीं। पर सवाल यह है कि कुछ जगहों पर इतनी कम बारिश होती ही क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़े भौगोलिक कारण हैं। एक है हवा का दबाव। हमारी धरती के कुछ हिस्सों में, जिन्हें हम मध्य अक्षांश या मिड लैटिट्यूड्स कहते हैं, वहां आसमान में हमेशा एक हाई प्रेशर जोन बना रहता है। हाई प्रेशर जोन मतलब ये एक अदृश्य ढक्कन की तरह काम करता है, जो नमी वाली हवा को ऊपर उठने और बादल बनाने से रोक देता है। और जब बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश कहां से होगी? यानी आसमान साफ रहता है क्योंकि हवा ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। और दूसरा कारण और भी दिलचस्प है, जिसे वृष्टि छाया या रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। रेन शैडो? हाँ, सोचिए कि समुद्र से नमी से भरी हवाएं जमीन की तरफ आ रही हैं और उनके रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ खड़ा है। ठीक है। तो हवा को पहाड़ के ऊपर से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ती है वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में पहाड़ की एक तरफ ही गिरा देती है। और जब तक हवा पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचती है तब तक वो पूरी तरह सूख चुकी होती है। इसीलिए पहाड़ का वो हिस्सा सूखा रह जाता है और रेगिस्तान बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। भारत में लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान इसी रेन शैडो का एक बेहतरीन उदाहरण है। हिमालय उसे मानसून की बारिश से पूरी तरह रोक लेता है। और देखिए, इसीलिए हमारे पास सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि ठंडे रेगिस्तान भी हैं। जो रेगिस्तान भूमध्य रेखा के पास हैं वो गर्म हैं, जैसे सहारा या थार, और जो बहुत ऊंचाई पर या ध्रुवों के पास हैं वो ठंडे हैं, जैसे गोबी या लद्दाख। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि रेगिस्तान बनते कैसे हैं, पर अब असली सवाल पर आते हैं। ऐसी सूखी, बेजान सी लगने वाली जगह पर पेड़ पौधे उगते कैसे हैं? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, बल्कि प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। रेगिस्तान के पौधों का बस एक ही लक्ष्य होता है, पानी की हर एक बूंद को बचाना और सहेजना। इसके लिए उन्होंने कुछ शानदार रणनीतियां विकसित की हैं। पहली रणनीति है, अपने आप को कम से कम दिखाओ। कम से कम दिखाओ? हाँ, जो दिखेगा वो सूरज की गर्मी में भाप बनकर उड़ जाएगा। मतलब ये कि ज्यादातर पौधों की पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं। सतह जितनी कम होगी, पानी का वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। अच्छा, तो कैक्टस के कांटे असल में उसकी पत्तियां हैं? बिल्कुल, जो उसे पानी बचाने और जानवर से बचने दोनों में मदद करती हैं। कुछ पौधों में तो पत्तियां होती ही नहीं, उनका तना ही हरा होता है और वही क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है। कमाल है। और पानी जमा करने के लिए भी तो कुछ करते होंगे? हाँ, यही दूसरी रणनीति काम आती है। पानी को जमा करो। कई पौधों के तने और पत्तियां गूदेदार यानी सक्यूलेंट होते हैं। वे स्पंज की तरह होते हैं, जो बारिश होने पर अपने अंदर ढेर सारा पानी सोख लेते हैं और फिर महीनों तक उसी से काम चलाते हैं।
साथ ही उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक या बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, ताकि कहीं से भी नमी मिल सके। और मैंने पढ़ा कि कुछ पौधे तो और भी ज्यादा चालाक होते हैं, वो पूरे साल दिखते ही नहीं। आप एन्युअल्स या अल्पकालिक पौधों की बात कर रहे हैं। ये तो रेगिस्तान के असली ऑपर्चुनिस्ट्स हैं। ये पौधे एक तरह से पॉपअप स्टोर की तरह हैं। इनके बीज महीनों या सालों तक जमीन में डोमेंट पड़े रहते हैं, सही मौके का इंतजार करते हुए। अच्छा। जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं, ये रातों रात अंकुरित होते हैं। कुछ ही हफ्तों में फूलते हैं, बीज बनाते हैं और अगली बारिश का इंतजार करने के लिए अपने बीज जमीन में छोड़कर गायब हो जाते हैं। गर्मी और सर्दी के थपेड़े सहने का झंझट ही नहीं। तो पौधों ने तो जिंदा रहने के तरीके निकाल लिए, लेकिन उन जानवरों का क्या जो इन पौधों पर निर्भर है? उन्हें तो दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है, एक तो पानी की कमी और दूसरा झुलसा देने वाली गर्मी। जानवरों के पास भी गर्मी से बचने के दो ही मुख्य तरीके हैं, या तो उसका सामना करो या उससे छुप जाओ। ऊंट जैसे बड़े जानवर सामना करने के लिए बने हैं। उनकी मोटी चमड़ी, लंबे पैर जो उन्हें गर्म जमीन से ऊपर रखते हैं, और पानी जमा करने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता उन्हें दिन में भी चलने की ताकत देती है। लेकिन ऊंट तो एक अपवाद जैसा है। ज्यादातर जानवर क्या करते हैं? ज्यादातर जानवर छिपने में माहिर हैं। वे दिन की गर्मी में जमीन के नीचे अपने बिलों में या किसी चट्टान की छांव में आराम करते हैं, और रात के ठंडे अंधेरे में ही शिकार या भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। अच्छा, इसलिए उन्हें निशाचर या नॉक्टर्नल कहते हैं। जी, इसका मतलब है कि रेगिस्तान में दिन और रात में दो अलग अलग दुनिया बसती हैं। दिन में सब कुछ शांत और मरा हुआ सा लगता है, और रात में पूरी हलचल शुरू हो जाती है। और पानी का इंतजाम कैसे होता है? क्या सिर्फ बिल में छिप जाना काफी है? बिना पानी पिए कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पानी बचाने के लिए भी उन्होंने कमाल के तरीके अपनाए हैं। एक तो वे बहुत गाढ़ा पेशाब करते हैं, जिससे शरीर से कम पानी बाहर निकले। दूसरा ज्यादातर जानवर अपना जरूरी पानी अपने भोजन से ही हासिल कर लेते हैं। अपने खाने से? हाँ, जैसे रेगिस्तानी लोमड़ी या छिपकलियां कीड़े मकोड़े खाती हैं, और उन कीड़ों के शरीर में जो पानी होता है वही उनके लिए काफी होता है। उन्हें अलग से पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इन्हीं अनुकूलन में एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है, मकड़ी का रेशम। बताया जाता है कि वजन के हिसाब से ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। प्रकृति ने इन मुश्किल हालात में कैसे कैसे समाधान तैयार किए हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि जीवित रहने की दौड़ में विकसित हुए ये समाधान कितने असाधारण हो सकते हैं। ये सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि बायोमटेरियल के स्तर पर भी एक चमत्कार है। चलिए, अब दुनिया के रेगिस्तानों से हटकर भारत पर आते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से दो तरह के रेगिस्तान हैं, एक गर्म और एक ठंडा। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं? जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं थार के गर्म रेगिस्तान की, जो राजस्थान और गुजरात में फैला है। यहाँ की पहचान है अत्यधिक सूखा, अनियमित बारिश और तापमान का जबरदस्त उतार चढ़ाव। गर्मियों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है, और सर्दियों की रातों में वही पारा 0 से भी नीचे चला जाता है। और यहाँ की जमीन रेतीली होने के बावजूद यहाँ का वन्य जीवन बहुत समृद्ध है। मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा है, जो एक लुप्तप्राय पक्षी है, और थार उसका एक महत्वपूर्ण घर है। हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा यहाँ चिंकारा, कृष्णमृग यानी ब्लैक बक और रेगिस्तानी लोमड़ी जैसे जानवर भी मिलते हैं। और गुजरात में कच्छ का रण, जो थार का ही एक हिस्सा है, वो एशियाई जंगली गधों का, एशियाटिक वाइल्ड एस का दुनिया में एकमात्र ठिकाना है। यह इलाका हजारों फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक जरूरी पड़ाव है। तो ये हुई गर्म रेगिस्तान की बात। अब उस ठंडे रेगिस्तान पर आते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, लद्दाख। वो थार से कैसे अलग है? लद्दाख की कहानी बिल्कुल उल्टी है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये हिमालय की रेन शैडो में है, इसलिए यहाँ नमी ना के बराबर है। यहाँ चुनौती गर्मी नहीं, बल्कि कड़ाके की ठंड और सूखी हवा है। सर्दियों में तापमान -40 या -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -50? जी, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हवा बहुत पतली और सूखी होती है। और जाहिर है यहाँ के जानवर और पेड़ पौधे भी बिल्कुल अलग होंगे। निश्चित रूप से। यहाँ आपको ऊंट या चिंकारा नहीं मिलेंगे। यहाँ के हीरो हैं हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, एशियाई आइबेक्स, भरल यानी ब्लू शीप और जंगली याक। ये वो जानवर हैं जिन्होंने इस अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में जीना सीखा है। यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं। सिर्फ घाटियों में कुछ जूनिपर, बर्च और रोडोडेंड्रोन जैसी झाड़ियाँ और छोटे पेड़ दिखते हैं।
ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि एक ही देश में रेगिस्तान के दो कितने अलग-अलग रूप मौजूद हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और गंभीर विषय का जिक्र है जो इन रेगिस्तानों से जुड़ा है, मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या सिर्फ रेगिस्तान का फैलना है? ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मरुस्थलीकरण का मतलब है किसी भी सूखी, अर्ध सूखी या कम नमी वाली जमीन की जैविक उत्पादकता का खत्म हो जाना। आसान भाषा में कहें तो जमीन का बंजर हो जाना, उसकी जान निकल जाना, जिससे वो धीरे धीरे रेगिस्तान जैसी दिखने लगती है। और इसका कारण सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसानों की गतिविधियां हैं। जैसे कि आबादी का दबाव, जानवरों से जरूरत से ज्यादा चराई करवाना, जिससे जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है, खेती के लिए अंधाधुंध जंगलों की कटाई और गलत तरीके से सिंचाई, जिससे जमीन में नमक बढ़ जाता है। ये सब मिलकर जमीन को धीरे धीरे मार देते हैं। और भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? मैंने कुछ आंकड़े देखे जो काफी चौंकाने वाले थे। हाँ, 2007 के एक एटलस के मुताबिक भारत का लगभग 69% हिस्सा सूखी भूमि, ड्राई लैंड्स के अंतर्गत आता है, जहां मरुस्थलीकरण का सीधा खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की कुल जमीन का लगभग 32%, यानी 10 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन किसी न किसी तरह के क्षरण या डिग्रेडेशन का शिकार हो रही है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आंकड़ा है। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे उल्टा जा सकता है? बैट डिजर्टिफिकेशन। भारत ने भी उस पर दस्तखत किए हैं। देश के अंदर भी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जिनके तहत पेड़ लगाने और जमीन को सुधारने का काम किया जाता है। इसे उल्टा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय, पैसा और सबसे जरूरी सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो आज हमने रेगिस्तान की एक बिल्कुल नई तस्वीर देखी। ये सिर्फ रेत के टीले नहीं बल्कि जीवन की प्रयोगशाला है जहां हर जीव एक इंजीनियर है। हमने उनकी परिभाषा से लेकर उनके बनने की प्रक्रिया, पौधों और जानवरों के अद्भुत अनुकूलन, भारत के गर्म और ठंडे रेगिस्तानों के बीच के फर्क और मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर चुनौती तक को समझा। बिल्कुल, रेगिस्तान हमें सिखाते हैं कि कम से कम संसाधनों में भी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। वो हमें लचीलेपन और अनुकूलन की अविश्वसनीय कहानियां सुनाते हैं, लेकिन साथ ही मरुस्थलीकरण की हकीकत हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति का ये नाजुक संतुलन हमारी गलतियों की वजह से लगातार खतरे में है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम देखते हैं कि एक कैक्टस बिना बारिश के महीनों तक पानी जमा कर सकता है, या एक जानवर अपने भोजन से ही सारी पानी की जरूरतें पूरी कर लेता है, तो हमें सोचना पड़ता है, क्या हम इंसान जो आज पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इन रेगिस्तानों से कुछ सीख सकते हैं? शायद इन मुश्किल हालात में पनपे समाधानों में ही हमारी कुछ समस्याओं का जवाब छिपा हो। इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।